जो पूरा स्ट्रेस आता है ना लिगामेंट टियर होने के बाद वो आपके मेनिस्कस पे आता है। अब इंजरी के बावजूद भी रनिंग करना। सर्जरी से पहले कुछ प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइज बताई थी, उसी चक्कर में जहाँ तक मुझे लगता है तो मेरा मेनिस्कस भी डैमेज हुआ। पूरी वीडियो में फिजियोथेरेपी पे इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूँ क्योंकि फिजियोथेरेपी ही मेन चीज़ है जो आपको फिर से। नमस्कार दोस्तों, ACL सर्जरी होने से पहले अगर आप कुछ प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो ये आपकी इंजरी को बढ़ाएगा नहीं। क्या मैंने गलतियाँ करी थी वो जो आप रिपीट ना करें, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब जिस दिन मेरा ACL टेयर हुआ था, जब क्रिकेट खेल रहा था मैं, जब टेयर हुआ था मुझे, तो उस टाइम मुझे तो पता नहीं था कि ACL टेयर हुआ है। फिर होता है ना कि थोड़ा बहुत हल्का हुल्का स्प्रेन लगा था, बट उस दिन मैंने क्या करा, मैं 2-3 बार गिरा। तब ACL टूट जाता है, तो ACL टूटने के बाद आप बैलेंस नहीं बना पाते, मतलब कि जब आप भागने की कोशिश करते हैं तो आप गिर जाते हैं। तो उसी चक्कर में जहाँ तक मुझे लगता है तो मेरा मेनिस्कस भी डैमेज हुआ, क्योंकि 2-3 बार होता क्या है कि जब आप ACL सर्जरी के लिए नहीं जाते तब आपको इंजरी हो जाती है, तो उससे होता क्या है कि आपका जो मेनिस्कस है वो रिस्क पे आ जाता है। और उसी वजह से मुझे लगता है कि मेनिस्कस भी मेरा उसी टाइम पे डैमेज हुआ था। वो बच सकता था अगर मैं प्रिकॉशन लेता, बट होता है ना कि उस टाइम पे जोश में पता नहीं चलता। सो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपको लगता है कि आपकी जो डॉक्टर वो सर्जरी करने वाले हैं, तो आप उससे पहले प्रिकॉशन ले सकते हैं। होता है ना कि बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि अब तो हमारी सर्जरी होने वाली है, तो उससे क्या होगा कि अब कितना भी डैमेज हो जाए सर्जरी तो होनी है। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ACL टेयर की जो ACL टेयर है वही आपका रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये प्रिकॉशंस लेकर आप अपने मेनिस्कस को बचा सकते हैं। आप एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि आपका ACL टेयर हुआ और आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस चक्कर में बहुत लोग क्या होता है कि खेलना चालू कर देते हैं कि हम खड़े होकर हम भागेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, बट उस चीज़ में आपका मेनिस्कस रिस्क पे आ जाता है। इंजरी होने के बाद स्टेयर से ज़बरदस्ती चढ़ना उतरना। सो इसमें होता क्या है ना कि जब आपका ACL टेयर हो जाता है तो उस टाइम मेनिस्कस तो रिस्क पे हो जाता है आपका, राइट। तो अब होता क्या है कि जब आपको पेन होता है तो आप सोचते हैं कि ज़बरदस्ती हम चढ़ चढ़ के कि एक वो लाइन है ना कि नो पेन नो गेन, बट यहाँ पे वो चीज़ को अवॉइड करना है। आप जितना हो सके आप जो आपका मेनिस्कस है ना उसी को बचा सकते हैं ये प्रिकॉशन लेकर, क्योंकि ACL तो देखो टेयर हो गया, वो तो आपका रिकन्स्ट्रक्ट होगा, लेकिन उसमें आपका जो मेनिस्कस का वाला पार्ट है ना वो आप डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो आप जब भी स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो एक पैर पे चढ़ के चढ़े। जो मान लीजिए एक स्टेप आपने ये चढ़ा, फिर ये लाइक दिस, इस तरीके से आप अपने जो आपका मेनिस्कस है उसको ज़्यादा डैमेज होने से बचा सकते हैं। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि यही चीज़ें आपका जाके और ज़्यादा डैमेज को बढ़ा सकती हैं अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते बिफोर सर्जरी। अब शुरुआत में जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने मुझे सर्जरी से पहले कुछ प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइज बताई थी। वो मैंने जो मेरा एक्सरसाइज वाला वीडियो है वो आपको अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे आप वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप ACL वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे वो वहाँ पे मिल जाएगा पूरा वीडियो, जो भी फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 की एक्सरसाइज थी। बट डॉक्टर ने मुझे फेज़ 1 वाली एक्सरसाइज बताई थी जो मैंने फॉलो करी थी। तो ये प्रिकॉशन होती है ताकि जो आपका मसल होता है ना वो धीरे धीरे करके श्रिंक होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि जब आपको इंजरी हो जाती है तो उसके जितना आप मसल का आपका काम करना कम कर दोगे आप, उतना ही आपका मसल वीक होता चला जाएगा। तो डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताई थी फेज़ 1 वाली जो कि पूरे प्रोसेस को स्मूथ करती है। मतलब कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके मसल में थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ट होती है। तो इसीलिए ये प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइज थी और मैंने तो फॉलो करी थी अच्छे से, मुझे याद है, और आप भी कर सकते हो विद द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। अब इंजरी के बावजूद भी रनिंग करना। अब लोग क्या करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि भाई हमें इंजरी हो गई है तो इंजरी के बाद भी वो रनिंग करने की कोशिश करते हैं, ऑल तो कर नहीं पाते बिकॉज हो ही नहीं पाती, तब आपका पूरा टेयर हो जाता है, कंप्लीट टेयर हो जाता है। तो रनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब आपकी ये दोनों बोन है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जॉइंट नहीं रहेगा, तब जॉइंट नहीं रहेगा तो ये बोन आगे भागेगी, जिससे क्या होगा, आप डिसबैलेंस होंगे, बैलेंस तो बनेगा नहीं। तो उसके बीच में क्या होता है, अगर आप ऑल्दो रनिंग करने की कोशिश भी करते हो तो उसमें क्या होता है कि जो आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ मुझे सारी डॉक्टर ने बताई है। और बाकी आपका मेनिस्कस तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ हर पॉइंट में मेनिस्कस, इसलिए कि जो पूरा स्ट्रेस आता है ना लिगामेंट टियर होने के बाद वो आपके मेनिस्कस पे आता है, मेनिस्कस। और धीरे धीरे करके ये पॉइंट मैं एक आगे बताऊँगा कि तब क्या होता है, तब आप
एक अलग से वीडियो ही बन सकता है कि क्या होता है जब आप सर्जरी के लिए नहीं जाते। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा वेल रिसर्च के साथ। अब जब आपको पता लग जाता है कि आपकी सर्जरी होने वाली है, उससे पहले आप ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आप ज़रूर फॉलो करें। होता क्या है कि जब आप हमें खाने का शौक़ होता है, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्नैक्स हो गए, सबका मन करता है खाने का, और कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। बट इस केस में आप अवॉइड करें। रीज़न बीइंग कि जब आप ये चीज़ें खाना स्टार्ट करते हैं तो आपका वेट तो पुट ऑन होगा, और जब आपकी रनिंग और ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, आप जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है, तो उससे कैलोरीज तो बर्न होती नहीं है। तो इस केस में आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि आगे जाके क्या होगा, आपकी रिकवरी में ही एक होता है ना कि रिकवरी होने में दिक्कत करेगी। दिक्कत क्या मतलब, जल्दी रिकवरी के लिए आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। और दूसरी चीज़, आपका वेट भी बढ़ेगा जब आपका बेड रेस्ट भी चालू होगा। तो उस टाइम से पहले ही अगर आप पहले ही अपनी बॉडी को एक हैबिट में डाल लेंगे कि और इसके साथ कंसिस्टेंट हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देगी। तो इसलिए जो आपके स्नैक्स हैं, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें और हेल्दी खाएं, रिच प्रोटीन डाइट खाएं। क्योंकि क्या होगा, रिच प्रोटीन डाइट लेने से आपकी जो रिकवरी है वो अच्छे से होगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से होगी। आपका ACL जो रिकन्स्ट्रक्ट होगा उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी रिकवरी में। प्लान योर सर्जरी। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपको पता है कि सर्जरी के लिए आप जाने वाले हैं, और आप अगर मेरा जो ACL वाला पूरा प्लेलिस्ट है आप देख लेंगे ना, तो आप में सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है अगर आप बायोस्क्रू सर्जरी के साथ जाते हैं। तो वो पूरा मैं रिकमेंड करूँगा। और जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, उसमें से ये लगा लो 95% के आंसर आपको मिल जाएंगे। 5% के आंसर फिर भी रह जाते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता देना। अब प्लान करने का मतलब क्या है कि जब आपको पता है कि आपका 2-3 महीने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है, तो इस बीच में जो ये फेस रहेगा ना, ये मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने वाला है। और इस टॉर्चर से बचने के लिए आप पहले से ही प्लान कर लो कि मुझे अपने बेड रेस्ट के दौरान, मतलब जब बेड रेस्ट का मतलब वही होता है कि आप वॉकर के सहारे चलते हैं, तो एक तरीके से वो बेड रेस्ट हुई है, क्योंकि आप ज़्यादा चल तो सकते नहीं है उस टाइम, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते क्योंकि एक ही पैर पे चलना होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो आपका मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाली होती है, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग फेस होता है कि तब आप और लोगों को देखते हो नॉर्मली चलते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, तो उस टाइम अपने को ये फील होता है कि यार काश मैं भी चल पाता, मतलब कितनी अच्छी लाइफ है। आप हो सके उस टाइम पे अपना एक रूटीन सेट कर लो कि मुझे बुक्स पढ़नी है, या बुक्स पढ़ने की आदत भी ना तब भी डाल लो। क्योंकि मेरे पास जो इंस्टा पे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि यार बहुत डिप्रेसिंग है, हम क्या करें। तो उस डिप्रेशन से बचने के लिए आप पहले से ही एक अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बना लो। उससे हेल्प ये होगी कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है ना, आपका रिकवरी प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाएगा। तो यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो अपना जो बेड रेस्ट है ना, वो प्लान कर लो कि मुझे उस बेड रेस्ट के दौरान ये सारी चीज़ें करनी है। और बहुत सारे आपके बैंक बूंग के काम जो भी हैं वो सारे निपटा लेना, क्योंकि 2-3 महीने नहीं मिलने वाली फुर्सत। बस उस टाइम तो बस यही रहेगा। और बाकी कोई भी आपको बोले अरे आपको ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए था, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, माइंड मत करना किसी चीज़ से, क्योंकि आपका ACL रिकन्स्ट्रक्ट होने से ही आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है आगे लाइफ में वो और ज़्यादा जाके बढ़ेंगी, ना कि कम होंगी। अब ये सोचो ना, कोई कहता है कि अरे मैंने कमेंट पढ़ा था कि जिसमें मेरे देखा था कि यार ऑपरेशन कराने के बाद ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, चलो ठीक है आपको ऑपरेशन नहीं कराना, बट आपने ऑपरेशन कुछ चीज़ सोच समझ के ही कराया होगा ना, कि आप आगे भाग सको, आप अपनी नॉर्मल लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सको, यही रीज़न होगा ना। और बहुत लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन कराने से तो ये दिक्कतें वहाँ आती तब आप फिजियोथेरेपी अच्छे से फॉलो नहीं करते हो। अगर आप फिजियोथेरेपी अच्छे से फॉलो करते हो, जो डॉक्टर की एडवाइस को अच्छे से फॉलो करते हो, तो आप मेरे को ही देख लो आप एज एग्जांपल। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करी, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक 1 साल का, वो मैंने 1 साल वाला वीडियो भी डाला हुआ है, वो आप देख लेना। मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो ACL वाला प्लेलिस्ट है मैं कमेंट में टैग कर दूँगा, वो ज़रूर देख लेना। देखो, एक्सपेक्टेशन हाई रखने में ना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और रिकवरी भी आपका जो माइंडसेट है उसको भी एकदम हाई प्रायोरिटी पे रखना है। मतलब कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ अपने
आपकी फ़िज़ियोथेरेपी करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ है कि वहाँ पे एकदम इम्पेशेंट हो जाना। अब आपने क्या करा, 3 महीने तक फिजियो करी और 3 महीने बाद रनिंग चालू कर दी। ये केस मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसकी बायो स्क्रू हुई है। अब होता क्या है कि आपकी फिजियोथेरेपी हुई, फिजियोथेरेपी के बाद 3 महीने आपने ये करी और आपने जॉगिंग स्टार्ट कर दी। अब जॉगिंग रिकमेंड होती है आफ्टर 5 to 6 मंथ्स। अपने केस के हिसाब से बताऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, आफ्टर 5 to 6 मंथ्स आपकी जॉगिंग स्टार्ट होती है। अब आपने क्या करा, 2-3 महीने बाद ही आपने चालू कर दी कि अरे मुझे एकदम अच्छा फील हो रहा है, आई कैन रन, आई कैन। तो कॉन्फिडेंस तो ठीक है कॉन्फिडेंस तब दिखाना है तब आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें कि हाँ भाई नाउ यू कैन जॉग, नाउ यू कैन वॉक। आप जितना जितना डॉक्टर के हिसाब से चलेंगे उतना उतना चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। जो भी चीज़ है तुरंत डॉक्टर से पूछिए कि हाँ यार ये वाला इशू, किसी भी डाउट में मत रहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। आप बस डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते रहिए, क्वेश्चंस पुट करिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक पेपर पे लिख लो, अगर आपका जो मान लीजिए आपके यहाँ मंथली चेकअप हो रहा है या वीकली जो जैसे भी हो रहा है, पेपर पे लिख, जो कुछ भी डाउट है पेपर पे लिखो उसको। पेपर पे लिख के डॉक्टर से जाके पूछो कि मेरे को ये सर, मेरे को ये वाला इशू हो रहा है, बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है। 3 महीने तक ऐसा कुछ मत कर देना कि आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है तो 3 महीने बाद आपने भागना चालू कर दिया, वो सब मत करना अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर ना बोलें। जैसे मैंने फिजियोथेरेपी का बताया था, तो ऐसे ही आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आफ्टर सर्जरी, आपकी सर्जरी हो गई तो फिजियोथेरेपी आपको किस तरीके से प्रोवाइड कराने वाले हैं। फिजियोथेरेपी के बारे में आप डॉक्टर से पता करें और ये पता करें कि आपको जैसे सर्जरी हो गई तो आपको कब तक ये फिजियोथेरेपी प्रोवाइड होगी, क्या चार्जेस रहेंगे, एवरीथिंग। और जो चार्जेस रहेंगे, चार्जेस वाली वीडियो में आप देख लेना कितना खर्चा वर्चा, मतलब पोस्ट सर्जरी आपकी क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, क्या क्या आपके खर्चे होने वाले हैं। फिजियोथेरेपी में पूरे वीडियो में फिजियोथेरेपी पे इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूँ क्योंकि फिजियोथेरेपी ही मेन चीज़ है जो आपको फिर से नॉर्मल लाइफ दे पाएगी। डॉक्टर से पूछें कि अब सर्जरी तो हो जाएगी, सर्जरी के बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, मुझे फिजियोथेरेपी यहीं से प्रोवाइड होगी या मैं कहीं और मुझे बाहर सेंटर से लेनी पड़ेगी। ये सारे डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, डाउट्स नहीं क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस आप डॉक्टर से पहले ही क्लियर करके चलना कि हाँ यार ये सारी चीज़ें रहेंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। और कोशिश करें कि आपके घर के आसपास ही रहे फिजियो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप, और बहुत बार होता है कि आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके घर के पास नहीं होती प्रोवाइड। उसमें क्या कर सकते हैं आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे उनसे क्लियर करें। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो इस चीज़ में बिल्कुल आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। सो अभी तक ये सारी थी जो प्रिकॉशंस जो आपको लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी और माय एक्सपीरियंस। बाकी जो भी मैंने कुछ मिस कर दिया हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और कमेंट करके बताना अगर आपको टॉपिक पे वीडियो देखना है कि क्या होता है जब हम सर्जरी के लिए नहीं जाते, ACL सर्जरी नहीं कराते तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइफ कैसी रहती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।